हाय फ्रेंड्स, आज हम आधुनिक भारत के इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का नाम है हमारे भारत में साम्यवादी आंदोलन, कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया के बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी हासिल हो सके। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक, भारत में साम्यवादी आंदोलन। भारत में साम्यवादी आंदोलन की बात करें तो 20वीं सदी की शुरुआत में रूसी क्रांति से प्रेरित होकर यह आंदोलन उभरा था, जिसने दुनिया भर में एक नई विचारधारा को जन्म दिया था। इस आंदोलन की बात करें तो इस आंदोलन का मूल उद्देश्य पूंजीवाद को समाप्त करके एक वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना, श्रमिकों और किसानों के हितों की रक्षा करना तथा ब्रिटिश उपनिवेशवाद से भारत को मुक्त कराना था। तो ये इसका उद्देश्य था। अब हम देखेंगे साम्यवादी आंदोलन का जन्म और प्रारंभिक जड़ें। साम्यवादी आंदोलन की जड़ें भारत के बाहर और भीतर दोनों जगह मजबूत हुई थी। बात करें एम एन रॉय, जिनका पूरा नाम मानवेंद्र नाथ रॉय था, उनकी बात करें तो इन्हें भारत में साम्यवाद के अग्रदूतों में से एक माना जाता है। बात करें ताशकंद में सीपीआई पार्टी की स्थापना 1920 की, तो 1920 में रूसी नेता लेनिन की सलाह पर, किसकी, रूसी नेता लेनिन की सलाह पर एम एन रॉय या मानवेंद्र नाथ रॉय ने तत्कालीन उस समय के जो सोवियत संघ था उसके ताशकंद में भारतीय साम्यवादी दल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की। कब? 1920 में। ये भारत के बाहर भारतीय साम्यवाद का पहला संगठित प्रयास था। तो ये भारत के बाहर हुआ। फिर बात करें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या भूमिका रही इसकी, बात करें तो एम एन रॉय सिर्फ भारत तक सीमित नहीं थे। वह कम्युनिस्ट इंटरनेशनल जो कॉमिंटर्न है उनकी बैठकों में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय थे, जो दुनिया भर के साम्यवादी दलों का एक अंतर्राष्ट्रीय मंच था। कौन सा? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल। इसके अतिरिक्त उन्होंने स्टालिन जैसे जो प्रमुख सोवियत नेता थे उनका सलाहकार होने का गौरव भी हासिल किया था। किन्होंने? एम एन रॉय ने। प्रकाशन की बात करें तो रॉय ने साम्यवादी विचारों के प्रसार के लिए कई महत्वपूर्ण प्रकाशन निकाले थे। उनका समाचार पत्र था, एक था वैनगार्ड ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, जिसे बाद में एडवांस गार्ड के नाम से बदल दिया गया था। इनकी एक प्रमुख पुस्तक थी इंडिया इन ट्रांजिशन। ये किताब भारतीय समाज और ब्रिटिश उपनिवेशवाद पर एक मार्क्सवादी दृष्टिकोण को प्रस्तुत करती है। किताब का नाम है इंडिया इन ट्रांजिशन। एम एन रॉय के सहयोगी की बात करें तो उनके शुरुआती सहयोगियों में अवनी मुखर्जी, रोजा फिटिग्राफ, मोहम्मद अली, मोहम्मद शफीक जैसे लोग थे, जिन्होंने भारतीय साम्यवाद के प्रारंभिक विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राजनीतिक दल की बात करें तो 1940 में एम एन रॉय ने एक अलग राजनीतिक दल, दल का नाम है अतिवादी लोकतंत्र दल, इस पार्टी की स्थापना की, जो उनके विशिष्ट विचारों को दिखाती है। अब बात करेंगे भारत की, तो भारत में सीपीआई की औपचारिक स्थापना की बात करें, यह पार्टी आज भी चलती है। तो भारत में सीपीआई की औपचारिक स्थापना 1925 में की गई थी। तो 1925 में कानपुर में सत्य भगत ने, किसने? सत्य भगत ने भारत में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की औपचारिक स्थापना की थी। कब? 1925 में। यह भारत के भीतर साम्यवादी आंदोलन का पहला संगठित रूप था। एमसी घोष को पार्टी का पहला महासचिव नियुक्त किया गया था, जो क्या था, संगठन को मजबूत करने में सहायक बने थे। बात करें ब्रिटिश दमन की और साम्यवादी मुकदमों की बात करें तो भारत में साम्यवादी आंदोलन की बढ़ती लोकप्रियता, उसके मजदूर किसान समर्थक विचारों से ब्रिटिश सरकार चिंतित हो गई और इसे दबाने के लिए उन्होंने कई षड्यंत्र मुकदमों का सहारा लिया। जैसे एक षड्यंत्र केस था हमारा 1922 का पेशावर षड्यंत्र केस। ये साम्यवादी गतिविधियों के खिलाफ ब्रिटिश दमन का पहला बड़ा मामला था। इस केस में उन साम्यवादियों को निशाना बनाया गया जो रूस से साम्यवादी प्रशिक्षण प्राप्त करके भारत लौट रहे थे। उन्हें पेशावर में गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर देश के खिलाफ षड्यंत्र रचने का आरोप लगा दिया गया। यही हमारे क्या था, पेशावर षड्यंत्र केस था 1922 का। फिर 1924 का आता कानपुर षड्यंत्र केस। यह मुकदमा और भी महत्वपूर्ण था, क्यों? क्योंकि इसने भारत में साम्यवादी पार्टी की स्थापना का प्रयास कर रहे जो प्रमुख नेता थे उनको निशाना बनाया। और गिरफ्तार किए गए नेताओं में कौन कौन से नेता शामिल थे कानपुर षड्यंत्र केस 1924 के? एक थे हमारे अमृत श्रीपद डांगे। श्रीपाद अमृत डांगे की बात करें, एस ए डांगे, तो ये बॉम्बे में सक्रिय थे। उनका एक समाचार पत्र था द सोशलिस्ट। तो उन्होंने गांधी बनाम लेनिन नामक एक पर्चा लिखा था, जो भारतीय राष्ट्रवाद और साम्यवाद के बीच में वैचारिक बहस को दर्शाता है। नाम है श्रीपद अमृत डांगे। इनको कानपुर षड्यंत्र केस 1924 में गिरफ्तार किया गया था। दूसरे हमारे मुजफ्फर अहमद की बात करें तो बंगाल में सक्रिय थे। उन्होंने नवयुग नामक एक समाचार पत्र निकाला था। उन्होंने नजरुल इस्लाम के साथ मिलकर बंगाल नामक एक अन्य समाचार पत्र भी निकाला था। तीसरे आते हैं गुलाम हुसैन, तो ये पंजाब में सक्रिय थे। उनका समाचार पत्र था इंकलाब।
चौथे थे हमारे सिंगार वेलु चेट्टियार। बात करें तो ये मद्रास में सक्रिय थे। उनके समाचार पत्र का नाम था लेबर किसान गजट, जो मजदूर वर्ग के मुद्दों पर केंद्रित था। पांचवे थे हमारे नलिनी सेन गुप्त। ये अन्य सहयोगी आरोपी थे, मतलब प्रमुख आरोपी थे, जिनको पांचों को गिरफ्तार किया गया था। तीसरा केस आता हमारा कौन सा, मेरठ षड्यंत्र केस। मेरठ षड्यंत्र केस कब का था, 1929 का। तो ये साम्यवादी दमन का सबसे प्रसिद्ध और दूरगामी मुकदमा था। ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, पब्लिक सेफ्टी बिल को कानून में बदलने के बाद 32 प्रमुख साम्यवादी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। क्या देखा आपने कि पब्लिक सेफ्टी बिल जैसे पास होता है तो इसी के आधार पर 32 प्रमुख साम्यवादी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इस गिरफ्तारी में 3 अंग्रेज भी शामिल थे, और वो कौन-कौन थे, हमारे फिलिप स्पेट, बेंजामिन ब्रेडले और लेस्टर हचिंसन। ये 3 अंग्रेज भी थे जिनको भी गिरफ्तार किया जाता है, जो भारत में साम्यवादी आंदोलन से जुड़े हुए थे। बात करें इससे क्या हुआ, इससे अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित होता है। इस मुकदमे ने अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया। हमारे कैलाशनाथ काटजू, जवाहरलाल नेहरू, एमसी छागला और एच एफ अंसारी जैसे जो भारतीय वकील थे, इन्होंने बचाव पक्ष का नेतृत्व किया। मतलब जो हमारे पकड़े गए थे, उनका नेतृत्व किसने किया, ये हमारे एच एफ अंसारी, एमसी छागला, जवाहरलाल नेहरू, कैलाशनाथ काटजू। बात करें गांधी जी के समर्थन की, तो महात्मा गांधी जी भी इन साम्यवादी से मिलने मेरठ जेल गए थे, जो हमारे कांग्रेस और साम्यवादी के बीच जो संबंधों की जटिलता है उसको दिखाता है। ध्यान रखना, ये परीक्षा में कई बार आ चुका है कि महात्मा गांधी किन से मिलने गए थे, तो हमारे मेरठ षड्यंत्र केस के अंदर जो 32 साम्यवादी नेता गिरफ्तार हुए थे, उनसे मिलने मेरठ जेल गए थे हमारे महात्मा गांधी जी। अंतर्राष्ट्रीय आलोचना की बात करें तो अल्बर्ट आइंस्टीन और रोमारोला जैसे जो विश्व प्रसिद्ध बुद्धिजीवी थे, इन्होंने इस मुकदमे की खुलकर आलोचना की थी। इसे ब्रिटिश सरकार के द्वारा राजनीतिक असंतोष को दबाने का एक प्रयास बताया था। अब हम देखेंगे साम्यवादी आंदोलन के चरण के रूप में इसका किस तरह विकास हुआ था। तो भारत में साम्यवादी आंदोलन के चरण 1920 से 1947 तक चले थे। तो भारतीय साम्यवादी आंदोलन ने अपनी रणनीतियों में कई उतार चढ़ाव देखे, जो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी आंदोलन और भारत की आंतरिक राजनीति परिस्थितियों से प्रभावित थे। देखे तो इनके एक एक करके चरण के बारे में। पहले चरण की बात करें तो पहला चरण हमारे 1920 से 1929 तक था। यह थी हमारी सहयोग की नीति। बात करें पहले चरण की रणनीति क्या थी, पहले चरण की रणनीति में देखें तो इस चरण में लेनिन की विचारधारा का प्रभुत्व रहा था, जिसमें हमारे साम्यवादियों को उपनिवेशवादी शक्तियों के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन, खासकर देखें तो कांग्रेस के साथ मिलकर काम करने की सलाह दी गई थी। मतलब उपनिवेशवादी जो शक्तियां हैं, उनके खिलाफ आंदोलन तो करना था, लेकिन कैसे करना था, कांग्रेस के साथ मिलके। और कैसे लागू हुई ये बात करें तो भारतीय साम्यवादी ने ब्रिटिश सरकार का विरोध करने के लिए कांग्रेस के साथ सहयोग किया। यही कारण था कि जवाहरलाल नेहरू जैसे जो कांग्रेसी नेता थे, उन्होंने कानपुर और मेरठ षड्यंत्र मुकदमे में साम्यवादी को बचाव किया, और गांधी जी भी मेरठ जेल में उनसे मिलने या मुलाकात करने गए थे। तो पहला चरण आता है, जो आता है हमारा कौन सा, सहयोग की नीति। दूसरा चरण आता है हमारा अलगाववाद और अतिवाद। दूसरा चरण क्या था, अलगाववाद और अतिवाद। ये हमारे 1929 से 1934 तक चला। रणनीति की बात करें तो इस चरण में जो हमारे मानवेंद्र नाथ रॉय थे, एम एन रॉय, इनकी विचारधारा का प्रभाव बढ़ा था। अब बात करें इनकी क्या विचारधारा थी, ये कहते कांग्रेस को बुर्जुआ पार्टी मानते थे। बुर्जुआ मतलब अमीरों की पार्टी मानते थे। तो साम्यवादियों ने ब्रिटिश सरकार के साथ साथ कांग्रेस का भी विरोध करना शुरू कर दिया था दूसरे चरण में। आलोचना की बात करें तो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे जो नेता थे, इनको भी पूंजीवाद का एजेंट कह के उनकी भी आलोचना करनी शुरू कर दी। गांधी इरविन समझौते को उन्होंने देश के साथ किया गया एक तरह का विश्वासघात बताया। उनका ये, क्योंकि उनका मानना था कि ये समझौता भारत की स्वतंत्रता के लिए काफी या पर्याप्त नहीं है। जो हमारे कौन सा समझौता था, गांधी इरविन समझौता। परिणाम की बात करें तो इस अतिवादी रुख के कारण साम्यवादियों का जनसमर्थन कम होता है, और ब्रिटिश सरकार को 1934 में साम्यवादी दलों पर प्रतिबंध लगाने का बहाना मिल जाता है, और वो प्रतिबंध लगा देते हैं। तीसरे चरण की बात करें 1934 से 1939 तक तीसरा चरण चलता है। नाम है तीसरे चरण का संयुक्त मोर्चा और कांग्रेस में घुसपैठ। रणनीति की बात करें तो 1930 के दशक के मध्य में अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट आंदोलन ने पॉपुलर फ्रंट थ्योरी अपनाई, जिसे क्या है भारत में दत्त ब्रेडले सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। बात करें इस सिद्धांत में क्या था, तो इसके तहत साम्यवादियों को फांसीवाद के बढ़ते खतरे का मुकाबला करने के लिए, किसके लिए, फांसीवाद का जो खतरा बढ़ रहा था उसका मुकाबला करने के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक ताकतों के साथ मिलकर काम करने की सलाह दी गई थी। ये जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक ताकतें हैं, उनके साथ मिलकर लड़ाई लड़नी है हमें। क्रियान्वयन की बात करें तो भारतीय साम्यवादियों ने कांग्रेस में शामिल होने
और उसकी विचारधारा को साम्यवाद के अनुरूप ढालने का प्रयास किया। तीसरे चरण में नाम क्या तीसरे चरण का संयुक्त मोर्चा और कांग्रेस में घुसपैठ। प्रभाव की बात करें हम तो उन्होंने कांग्रेस के भीतर जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे जो वामपंथी झुकाव वाले नेता थे इनका समर्थन करना शुरू कर दिया। इन्हीं के परिणाम स्वरूप क्या होता है, इनके समर्थन के परिणाम स्वरूप क्या होता है, नेहरू को लखनऊ और फैजपुर अधिवेशन में और बोस को हमारे हरिपुरा त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है। चौथे चरण की बात करें तो चौथे चरण की रणनीति हमारी जन युद्ध की रणनीति, मतलब 1939 से 1945 तक ये चौथा चरण चलता है। रणनीति की बात करें दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब जर्मनी ने सोवियत रूस पर हमला कर दिया तो रूस मित्र देशों मतलब ब्रिटेन के पक्ष में आ जाता है। रूस क्या होता है, ब्रिटेन के पक्ष में आ जाता है। तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल ने इस युद्ध को जन युद्ध मतलब पीपल्स वार घोषित कर दिया। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि यह फांसीवादी के खिलाफ एक वैश्विक संघर्ष है, मतलब फांसीवाद को खत्म करना है कैसे भी करके। बात करें चौथे चरण का क्रियान्वयन क्या हुआ, तो इस नई रणनीति के तहत भारतीय साम्यवादियों ने ब्रिटिश सरकार का सहयोग किया और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, ऐसे आंदोलन का विरोध करना शुरू कर दिया। उन्होंने विभिन्न मुकदमों में सरकारी गवाह के रूप में भी काम करना शुरू किया। इसका परिणाम क्या निकला, यह कदम भारत में उनकी लोकप्रियता के लिए विनाशकारी साबित हुआ और उन्हें राष्ट्रवादी धारा से अलग थलग कर दिया गया चौथे चरण में। यह था हमारा जनयुद्ध की रणनीति। पांचवें चरण की बात करें तो पांचवें चरण 1945 से 1947 तक रहा। आजादी और विभाजन का प्रश्न था इसके अंदर। रणनीति की बात करें तो युद्ध के बाद अब भारत की आजादी तय हो चुकी थी, विभाजन का प्रश्न सबके सामने आया। तो साम्यवादियों ने एक विवादास्पद रुख अपना लिया। साम्यवादियों ने कहा, क्या कहा, बात करें तो उन्होंने कैबिनेट मिशन के सामने भारत को भाषा और संस्कृति के आधार पर 17 भागों में बांटने की बात कही और सभी को ये विवादास्पद बात इतनी चुभी कि वो उन्होंने इस चीज को नापसंद कर दिया। उनका तर्क था कि भारत एक बहुराष्ट्रीयता वाला देश है और प्रत्येक राष्ट्रीयता को आत्मनिर्णय करने का अधिकार होना चाहिए। इसका परिणाम क्या निकलता है, यह मांग भारतीय राष्ट्रवादियों के लिए अस्वीकार्य थी और इसने उनकी जो राष्ट्रविरोधी छवि है उसको और मजबूत कर दिया। अब हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्र साम्यवादी आंदोलन के महत्व की। ये तो हमने 5 चरण थे, पांचों चरण के बारे में बात कर ली। अब भारत में साम्यवादी आंदोलन चला तो इसका क्या महत्व रहा, महत्व की बात करें तो अपनी रणनीतिक त्रुटियों के बावजूद साम्यवादी आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। जैसे कि किसान और मजदूरों में राजनीतिक चेतना बढ़ाई। साम्यवादियों ने किसानों और मजदूरों के बीच सक्रिय रूप से काम किया, जिससे उनमें अपने अधिकारों और शोषण के प्रति जो राजनीतिक चेतना था इसकी विकास होता है। तो श्रम मुद्दों को राष्ट्रीय मंच पे लेके आना, कि किसानों और मजदूरों के मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर महत्व प्राप्त हुआ, जिससे कांग्रेस जैसे मुख्य धारा के दलों को भी इन वर्गों पर ध्यान देना पड़ा। बात करें आंदोलन के रिक्त स्थान की पूर्ति, तो साम्यवादी आंदोलन ने उन भौगोलिक और सामाजिक क्षेत्रों में काम किया जहां कांग्रेस उतनी प्रभावी ढंग से नहीं पहुंच पाई थी, जैसे कि हमारे कारखाने ग्रामीण एरिए, ग्रामीण इलाकों में वहां तक ये पहुंच चुके थे। संगठनों की स्थापना, तो इनके प्रयासों से भारत में विभिन्न किसान और मजदूर संगठनों की स्थापना हुई, जिन्होंने बाद में अपने अपने क्षेत्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फिर बात करें सविनय अवज्ञा आंदोलन के को लाभ मिला, तो किसान और मजदूर वर्ग में आई जो राजनीतिक चेतना थी, इस राजनीतिक चेतना से सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे जो बड़े जन आंदोलन थे, इनको व्यापक जन समर्थन मिलता है। राष्ट्रीय आंदोलन को नया आयाम, तो साम्यवादी विचारधारा ने राष्ट्रीय आंदोलन को केवल राजनीतिक स्वतंत्रता से आगे बढ़कर, जो हमारी यह राष्ट्रीय आंदोलन है, इसको राजनीतिक स्वतंत्रता से आगे बढ़कर सामाजिक और आर्थिक न्याय का एक नया आयाम प्रदान किया, जिससे हमारी गरीबी और असमानता जैसे जो मुद्दे थे उन पे भी सबका ध्यान केंद्रित होता है। फिर धर्मनिरपेक्ष स्वरूप की बात करते हैं, तो उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को धर्मनिरपेक्ष स्वरूप प्रदान करने में मदद की। क्यों? क्योंकि वे धार्मिक पहचान की बजाय वर्ग पहचान पे ज्यादा जोर देते थे। बात करें क्रांतिकारी आंदोलन को बल, तो साम्यवादी आंदोलन विचारधारा ने क्रांतिकारी आंदोलन को सैद्धांतिक आधार और एक संगठित ढांचा प्रदान किया था। निरंतर संघर्ष की बात करें तो साम्यवादियों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ लगातार संघर्ष की नीति अपनाई थी, जिससे अंग्रेजों पर निरंतर दबाव बना रहा। अब हम बात करेंगे कि भारत में साम्यवादी आंदोलन की कौन-कौन सी कमियां थी। कमियों की बात करें, उनके योगदान के बावजूद साम्यवादी आंदोलन की कुछ गंभीर और संरचनात्मक कमियां भी थी। जैसे पहली कमी आती है, भारतीय परिस्थितियों के प्रतिकूल थी ये साम्यवादी विचारधारा। तो भारत में उस समय औद्योगिक विकास सीमित था। इसी वजह से एक शक्तिशाली औद्योगिक मजदूर वर्ग का भारत में अभाव था। अधिकांश किसान अशिक्षित थे, पारंपरिक थे। साम्यवाद की विचारधारा जो हमारे औद्योगिक सरबराह वर्ग पर केंद्रित होती थी,
भारतीय कृषि प्रधान समाज के लिए पूरी तरह से अनुकूल नहीं थी। दूसरी बात करें कमी की, तो अहिंसा के विपरीत हिंसा में विश्वास। भारतीय समाज, जिसका अधिकांश हिस्सा गांधीवादी अहिंसक आंदोलनों से प्रभावित था, हिंसा के माध्यम से व्यवस्था परिवर्तन में विश्वास नहीं रखता था, जिससे साम्यवादियों का जनसमर्थन सीमित ही रहा था। तीसरा आता रूसी प्रेरणा पर अत्यधिक निर्भरता। तो भारतीय साम्यवादियों ने अपनी नीतियों को भारतीय परिस्थितियों के अनुसार ढालने की बजाय अक्सर क्या किया, सोवियत रूस जो कम्युनिस्टन है वहां से प्राप्त निर्देशों और प्रेरणा पर अत्यधिक भरोसा किया, और इस बाहरी निर्भरता ने उन्हें क्या किया, भारतीय जनमानस से पूरी तरह से जुड़ने से रोक दिया। बात करें संगठन और नेतृत्व का अभाव, आंतरिक गुटबाजी की वजह से जो हमारे साम्यवादी दल थे, इनमें आंतरिक गुटबाजी और प्रभावी केंद्रीय नेतृत्व के अभाव में साम्यवादी आंदोलन को कमजोर किया गया। कई रणनीतिक गलतियां भी उन्होंने की। जैसे कौन कौन सी गलतियां थी, कि भारतीय साम्यवादी के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण रणनीतिक गलतियां की गई उन्होंने, जिसने क्या किया, उनकी विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाया। जैसे कांग्रेस का विरोध करना, विशेष रूप से दूसरे चरण में कांग्रेस जैसे बड़े जो राष्ट्रवादी संगठन थे, इसका विरोध करना उन्हें मुख्यधारा से अलग कर दिया गया। इसी वजह से वो क्या मुख्यधारा से अलग हो गए थे। भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब पूरा देश ब्रिटिश शासन के खिलाफ उठ खड़ा हुआ था, साम्यवादी के द्वारा अंग्रेजों को समर्थन किया गया और भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया गया। यह उनकी राष्ट्रवादी साख पर गहरा आघात पहुंचाता है। फिर लास्ट में आता है उनका भारत के 17 विभाजनों की वकालत। तो आजादी के समय भारत को भाषा और संस्कृति के आधार पर 17 भागों में बांटने की उनकी वकालत ने उन्हें राष्ट्रीय एकता के विरुद्ध लाके खड़ा कर दिया। बात करें अन्य साम्यवादी दल और कांग्रेस समाजवादी दल की बात करें, तो मुख्य कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के अलावा विभिन्न समाज विचारधारात्मक भेदों के कारण कुछ अन्य साम्यवादी दल भी अस्तित्व में आए थे। ऐसा नहीं था केवल सीपीआई पार्टी थी, और भी समाजवादी दल थे। उनकी बात करें तो कांग्रेस समाजवादी दल भी था उनमें से एक। जैसे क्रांतिकारी समाजवादी साम्यवादी दल, या इसके संस्थापक थे हमारे सोमेंद्रनाथ टैगोर। ये हम देख रहे हैं सीपीआई के अलावा और कौन कौन सी पार्टी थी साम्यवादी। दूसरी थे हमारे भारतीय बोल्शेविक दल, इसके संस्थापक थे एनडी मजूमदार। तीसरी थे हमारा बोल्शेविक लेनिनिस्ट दल, जिसके संस्थापक थे अजीत रॉय और इंद्र सेन। अब खास बात करते हैं हमारे कांग्रेस समाजवादी दल की। जैसे सीएसपी की बात करें, तो इसकी स्थापना 1934 में बंबई में की गई थी। उद्देश्य क्या था इसकी स्थापना का, तो यह कांग्रेस के भीतर एक महत्वपूर्ण दबाव समूह था, जिसका प्राथमिक उद्देश्य क्या था, कांग्रेस की नीतियों में समाजवाद को लोकप्रिय बनाना। इनका एक और महत्वपूर्ण लक्ष्य उन युवाओं को रोकना था जो हमारे कांग्रेस से निराश होकर सीधे साम्यवाद की ओर आकर्षित हो रहे थे। उनको रोकना इसका प्रमुख उद्देश्य था। सीएसपी मतलब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। कांग्रेस समाजवादी दल ने युवाओं को कांग्रेस के भीतर रहकर समाजवाद के लिए काम करने का एक विकल्प भी प्रदान किया। अब बात करें इसके मुख्य नेताओं की, मुख्य नेता कौन कौन थे इसके, तो जयप्रकाश नारायण, उनकी एक पुस्तक थी समाजवाद क्यों, उनके साम्यवादी विचारों को प्रस्तुत करती है। दूसरे नेता थे हमारे राम मनोहर लोहिया, उनकी पुस्तक थी भारतीय विभाजन के गुनाहगार, तो भारतीय विभाजनों के कारणों पर उनके विश्लेषण को दर्शाती है। तीसरे थे आचार्य नरेंद्र देव, उनकी पुस्तक थी समाजवाद और राष्ट्रीय आंदोलन। ये क्या करती है, कांग्रेस के भीतर समाजवादी विचारों के प्रसार में महत्वपूर्ण थी। अन्य प्रमुख सदस्यों में अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता, कमला देवी चट्टोपाध्याय, ये भी इसके अंदर शामिल थी। अब बात करें जो कांग्रेस समाजवादी दल थी, इनकी मुख्य गतिविधियों की बात करें, तो आंध्र प्रदेश राज्य में समाजवादी दलों ने संयुक्त रूप से भूपोर्तम नामक एक आंदोलन चलाया था। आप याद रखेंगे आंदोलन का नाम, भूपोर्तम नामक एक आंदोलन चलाया था, जो कृषि सुधारों और भूमि अधिकारों से संबंधित था। साम्यवादी आंदोलन ने भारतीय राजनीति में एक नई वैचारिक धारा लेके आई थी, और मजदूरों और किसानों के मुद्दों को राष्ट्रीय पटल पर लाके रखा। हालांकि बात करें अपनी रणनीतिक त्रुटियों और बाहरी प्रभाव के कारण यह स्वतंत्रता संग्राम में मुख्यधारा का नेतृत्व हासिल करने में विफल रहा, लेकिन इसने स्वतंत्र भारत के सामाजिक और आर्थिक विचारों को आकार देने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इस प्रकार हमने एक लेक्चर के जरिए आधुनिक भारत के इतिहास के साम्यवादी आंदोलन को ठीक से पढ़ा। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।